नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। भारत में मुगलों ने 300 सालों से भी अधिक राज किया। बाबर, अकबर, शाहजहां से लेकर कई मुगलों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया। लेकिन कई सारी बातें हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर मुगल भारत क्यों आए? मुगलों ने इतने बड़े देश भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? मराठों और कई राजपूत शासकों के रहते हुए इतने समय तक भारत पर राज किया। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इसको विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और हमारे प्यारे देश भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं होती। तो हमें ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार जैसी विशाल इमारतें देखने को नहीं मिलती। बाबर का असली नाम जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो आज का उज्बेकिस्तान है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी कहा जाता है। बाबर ने 12 वर्ष की उम्र में ही फरजाना की राजगद्दी संभालना शुरू कर दी थी। ये बात बाबर के चाचा और अन्य रिश्तेदारों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए कई षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिए, और वो कामयाब भी हुए। बाबर को फरजाना और समरकंद से हटा दिया गया। लेकिन कई सालों के इंतजार के बाद 1504 में बाबर ने अफगान की राजधानी काबुल को जीत लिया और वहां अपनी सत्ता स्थापित की। बाबर अब यहां तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। बाबर जानता था कि अगर उसको साम्राज्य को बढ़ाना है तो उसको इसके लिए धन दौलत की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय भारत से ज़्यादा धन शायद ही किसी के पास था। दुनिया में उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई और उसकी रणनीति बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। भारत को गुलाम बनाने और उस पर राज करने के उद्देश्य से उसने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश के इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। राजस्थान में राजपूताना का शासन चल रहा था, और वहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था। उस समय दिल्ली में चल रहा लोधी वंश के इब्राहिम लोधी का शासन डगमगाया हुआ और कमजोर हो चुका था। इब्राहिम लोधी बहुत सनकी था। उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान काबुल से बाबर को भारत आने का न्योता भेजते हैं। बाबर तो वैसे ही इस सब की प्लानिंग पहले से ही कर चुका था, और तुरंत ही बाबर अपनी सेना के साथ भारत की ओर रुख कर देता है। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास उस समय 12,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। सिंधु नदी को पार करते ही उसने पंजाब को जीतना शुरू किया। बाबर के पास सेना के साथ तोपें और बारूद भी थे। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें भारत की धरती पर तोपों का इस्तेमाल हुआ। बाबर के सैनिक काफ़ी कुशल थे, और साथ ही बाबर खुद भी एक अच्छा आर्मी कमांडर था। उसको युद्ध लड़ने और जीतने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसकी युद्ध नीति भी काफ़ी सटीक और शानदार होती थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल आर्मी थी, और उसमें हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां, तलवार और भालों के साथ इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर डरा नहीं, और उसने अपने सैनिकों में भरपूर जोश भर दिया। उज्बेकिस्तान के लोगों को बड़े गर्व के साथ बताया जाता है कि बाबर ने बहुत कम सेना के साथ भारत में युद्ध लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान समय में हरियाणा राज्य का एक जिला है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि वो अपनी युद्ध नीति को पहले ही बना चुका था। उसने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई ताकि लोधी की सेना ज़्यादा फैलाव नहीं कर पाए और बाबर की सेना को आसानी से टारगेट मिल सके। बाबर की सेना के कुछ लोगों ने बाबर को वापस जाने की सलाह दी, लेकिन बाबर ने इसके लिए साफ मना कर दिया, और बाबर ने कहा कि अगर हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब दिल्ली जीतकर ही वापस जाएंगे। बाबर अपनी सेना का नेतृत्व बहुत अच्छे से करता था। सबसे आगे स्काउट खड़े होते।
इसमें सेना को 3 भागों में बांटा जाता था, आगे, दायां और बायां। दायां और बायां दोनों पंख पीछे दुश्मन को घेरने के लिए घूमते थे, जिससे दुश्मन बीच में फंस जाता था। बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में बारूद और तोपखानों का उपयोग किया। उसने तुर्की के तोपची उस्ताद अली कुली और अफगानिस्तान के तोपखानों के विशेषज्ञ मुस्तफ़ा की सहायता से तोपों का बेहतरीन प्रयोग किया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तोपों और बंदूकों से सुसज्जित बैलगाड़ियों की एक लाइन बनाई जाती थी, जो रक्षा कवच का काम करती थी। इसके पीछे तोपों और बंदूकधारी सैनिक छिपे रहते थे, जो सुरक्षित रहते हुए गोलीबारी करते थे। बाबर की सेना में हल्के घोड़े और कुशल तीरंदाज होते थे। ये सैनिक दुश्मन पर तेज गति से हमला करते और तुरंत पीछे हट जाते थे, जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाता था। बाबर दुश्मन के मनोविज्ञान को तोड़ने में माहिर था। उसने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की सेना को तोपों और आक्रमण की तेजी से चौंका दिया था। बाबर जासूसी पर बड़ा ध्यान देता था। उसे दुश्मन की संख्या, योजना, दिशा की सटीक जानकारी रहती थी। कुल मिलाकर बाबर के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दूसरी ओर लोदी की सेना ने भी डेरा डाल दिया, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना ना कहकर मेले का नाम दिया। बाबर और लोदी दोनों ही आमने सामने सेना के पहले आक्रमण करने का इंतजार कर रहे थे। बाबर को पता था कि अगर पहले उसने आक्रमण किया तो उसके हारने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। 19 अप्रैल 1526 की रात को वो अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लोदी के कैंप में भेजता है। जैसे ही वो सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचते हैं, तो लोदी की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। कुछ सैनिक लौट आए और कुछ की मौत हो गई। इससे लोदी खुश हो गया और सोचता रहा कि बाबर की सेना को हराना काफ़ी आसान है। लेकिन बाबर ने प्लानिंग के हिसाब से मछली पकड़ने के लिए दाना फेंका था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। बाबर द्वारा बिछाए गए जाल में लोदी की सेना फंस गई। उनको निकलने का समय तक नहीं दिया और इतनी देर में बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने सबसे आगे हाथी तैनात किए थे। उसे लगा था कि हाथी जल्दी ही दुश्मन की सेना को पछाड़ देंगे, लेकिन तोपों की आवाज़ से हाथी अपना संतुलन खो बैठते हैं और अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उधर हाथियों ने अपनी सेना का कुचल कुचल कर खूब नुकसान किया और दूसरी ओर तोपों से नुकसान हो रहा था। और कुछ ही देर बाद बाबर की सेना ने लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया। दिन भर युद्ध जारी रहा और शाम होते होते लोदी मारा गया और लोदी का कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। और ये युद्ध जीतने के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत भी मिला। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने सारा जीता हुआ धन आम जनता में बंटवा दिया और इससे खुश होकर जनता ने बाबर को कलंदर नाम की उपाधि दे दी। 1526 में 43 वर्ष की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़े युद्ध और लड़े: खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। उसने ये सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की, लेकिन 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पहले तो बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसके अंतिम इच्छा के अनुसार उसको बाद में काबुल में दफना दिया गया, जहां बाग ए बाबर नाम से उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। बाबर के बाद हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई थे, जिन्हें दूसरे अलग अलग राज्य सौंप दिए गए। हुमायूं काफ़ी शांत स्वभाव का बादशाह माना जाता था और कोई भी फैसला लेने से पहले काफ़ी सोच विचार किया करता था। लेकिन उसके भाई बहुत ही शातिर दिमाग के और षड्यंत्रकारी थे। तीनों भाई मिलकर ये योजना बनाते थे कि कैसे हुमायूं से दिल्ली की गद्दी छीन ली जाए, और इसी वजह से तीनों भाइयों ने हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमला भी किया। इसके बाद 1539 में हुमायूं को चौसा का युद्ध और इसके बाद 1540 में बिलग्राम में हुमायूं को शेरशाह से युद्ध लड़ना पड़ा और दोनों में उसे हार मिली और शेरशाह जीत गया। हारने के बाद हुमायूं के हाथ से दिल्ली, आगरा शेरशाह सूरी के कब्जे में चला गया। इसलिए हुमायूं अपनी जान बचाकर भारत से अफगानिस्तान भाग गया। इसके बाद हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की। हमीदा ने अकबर को जन्म दिया
हुमायूं ने 15 साल बाहर रहने के दौरान अपनी एक विशाल सेना तैयार कर ली। इस तरह उधर शेरशाह सूरी की मौत के बाद उत्तराधिकारी कमजोर हुआ और मौका देखकर हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से आक्रमण करके जीत हासिल कर ली। फिर से दिल्ली पर मुगल शासन स्थापित किया। लेकिन इसी साल सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने से हुमायूं की मौत हो गई। इसके बाद से दिल्ली कमज़ोर हुई और इसका मौके का फ़ायदा उठाकर राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त अकबर की उम्र केवल 12 साल की थी, इसलिए राजा हेमू की सेना के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां। बैरम ने एक सेना तैयार की और अकबर को थोड़ी युद्ध की जानकारी दी और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया। 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली का बादशाह बना और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह माना जाता था। उसने उसने बादशाह बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में उसने चित्तौड़ को जीत लिया, लेकिन इसके लिए अकबर को बहुत मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली के बाद अब अकबर किसी भी हाल में राजस्थान को जीतना चाहता था, क्योंकि राजस्थान के राजपूत बहुत बहादुर थे। अकबर जानता था कि अगर राजस्थान को जीत लिया तो मानो पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया। राजस्थान के कारीगरों को हथियार बनाने में महारत हासिल थी। वहीं अकबर की सेना स्टील के हथियार इस्तेमाल करती थी। अकबर अपने हाथियों को भी जिरह बख्तर नाम के लोहे के कवच पहनाया करता था। किसी को मौत की सजा सुनानी हो तो वो हाथियों के पैर के नीचे कुचलवाता था। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे मजबूत साम्राज्य था। चित्तौड़ का किला एक अभेद किला था। यह किला बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। वहां तक दुश्मन का पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। अकबर ने वहां तक जाने के लिए एक सुरंग खुदवाई, जिसके जरिए उसने अपने सैनिकों को किले तक पहुंचाया। किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था, वहां तक सीधा पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगर कोई ऐसी कोशिश भी करता तो किले में मौजूद सैनिक उन पर तीर चलाकर आसानी से उनको मौत के घाट उतार दिया करते। लेकिन अकबर के सिर पर जीत की भूख थी, इसलिए लगातार कोशिश के बाद 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया। इस जीत के बाद उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल गया था। अब अकबर की सेना ने बंदूकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, जो दूर से ही दुश्मन को मार गिराती थी। अकबर की कई बंदूकें आज भी संग्रहालयों में रखी है। अकबर आर्किटेक्चर का भी बहुत शौकीन था, इसलिए उसने दिल्ली से 250 किलोमीटर और आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक फतेहपुर सीकरी नामक शहर भी बसाया। इसको बसाने में 16 साल का समय लगा। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर भी समाप्त कर दिए। साल 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हो गई। अकबर के बाद दिल्ली का बादशाह अब सलीम के हाथ में आई। सलीम बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसको अपना नाम भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रख लिया। जहांगीर गुनहगारों को सख्त और क्रूर सजा दिया करता था। जहांगीर ने अपने जीवन में कुल 20 शादियां की थी, लेकिन जहांगीर सबसे ज़्यादा प्रेम नूरजहां से करता था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में अंग्रेज़ों के भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करने की इजाज़त मांगी। 20 बीवियों से जहांगीर की कई संतानें हुई, लेकिन उसका एक पुत्र ही जीवित रहा, जिसका नाम था खुर्रम खां यानी शाहजहां। 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां के शासनकाल में पूरी दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान ने तेजी से तरक्की की। दुनिया का 1/4 सामान का प्रोडक्शन केवल भारत में ही हो रहा था उस समय। आर्थिक तौर पर दिल्ली मजबूत होता गया। आर्ट और शिल्प कला को भी उस दौर में काफ़ी बढ़ावा मिला। मोती मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे कई अद्भुत नमूनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था, जिसमें बेहद कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। लेकिन 1639 में ईरान के राजा नादिर शाह ने युद्ध में हरा दिया था और इसके बाद नादिर शाह अपने साथ उस मयूर सिंहासन को ले गया। शाहजहां जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपना राजपाट अपने बेटों को सौंपने का फैसला किया। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपनी राजगद्दी सौंपी, लेकिन यह सब उसके तीसरे बेटे औरंगजेब को पसंद नहीं आया। औरंगजेब ने 1658 में अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और दिल्ली का बादशाह बन गया।
बादशाह बनते ही औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में बंद करवा दिया और अपने भाई को मार डाला। औरंगजेब बहुत क्रूर था। वो अपने भाई को मारकर उसका सर धड़ से अलग करके अपने पिता शाहजहां के पास ले गया था और उसने आम जनता पर भी आतंक करना शुरू कर दिया। जगह जगह मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। कई हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। उसके शासनकाल में हर जगह कत्लेआम ही हो रहा था। ये जनता पर होता हुआ कत्लेआम और अत्याचार वाला शासन मराठा, राजपूतों और कई हिंदू राजाओं को पसंद नहीं आया और इन सब ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब युद्ध में घायल हुआ और करीब 3 महीने तक वह बिस्तर पर रहा और 1707 में बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद दिल्ली में मुगल सल्तनत का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। इसके बाद दिल्ली के कई बादशाह आए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं थी जो अब तक के सभी मुगल बादशाहों में थी। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह जफर प्रथम, उसके बाद जहादर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, शाहजहां तृतीय, अकबर द्वितीय सहित कई बादशाह हुए, लेकिन किसी ने भी ज़्यादा समय तक राज नहीं किया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार मजबूत हो रहे थे और कई राज्यों में मुगलों के शासन का अंत हो चुका था। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसकी मौत 1862 में म्यांमार में हुई, लेकिन उसकी मौत से पहले ही मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था। 1857 मुगलों का दिल्ली में अंतिम समय माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मुगलों के भारत आने से लेकर उनके साम्राज्य बनने और बनने के बाद उनके पतन तक की कहानी। दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे देश भारत के गौरवशाली इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे प्यारे देश भारत के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।